जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स गो जी, लेट्स गो विद अवर प्रीवियस लेक्चर। उसको हम आगे लेके चलते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस एंड हु हैज टू परफॉर्म, और उसी बात को हम आगे लेके चलते हैं कि हम सब आगे कीजिएगा, ये होगी बात। नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर द ज्वाइंट प्रॉमिस। अगर हमारे पास परफॉर्मेंस, हमने ये तो पढ़ लिया था कि कौन ज्वाइंट प्रॉमिस की कंडीशन में किसको परफॉर्म करना है, और ज्वाइंट प्रॉमिस की कंडीशन के अंदर किसको कौन कौन परफॉर्मेंस मांग सकता है। लेकिन इसके रिलेटेड कुछ रूल्स भी एग्जिस्ट करके चलते हैं सेक्शन 42 टू 45 में, कि अगर कभी ज्वाइंट प्रॉमिस है तो उस पर क्या रूल्स हमारे लागू होकर चलते हैं। पहला जी इसके ऊपर रूल है कि व्हेन टू और मोर देन टू पर्संस दे हैव मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, तो promisee may in absence of the express agreement to contrary can compel anyone or more of such promiser to perform the whole promise। मतलब ये कि अगर एक से ज्यादा लोगों ने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है तो फिर ये जरूरी नहीं है कि आप ढूंढते हैं कि जब वो तीनों बंदे इकट्ठे होंगे मैं फिर ही उनसे मांगूंगा परफॉर्मेंस। आपके अगर हाथ कोई एक भी अगर आ जाता है तो आप उससे कह सकते हैं कि मेरा प्रॉमिस परफॉर्म करो। मिसाल के तौर पे तीन लोगों ने, मैंने अहमद साहब और जुनेद साहब ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको 3,000 रुपया देंगे। अब वो जो 3,000 रुपये हम तीनों ने प्रॉमिस किया था आपको देने के लिए, जरूरी नहीं है कि मैं, अगर हम कहें जी मेरे पास आप आए जी सर 3,000 आपने प्रॉमिस किया था, मैं कहूं जाओ इस तरह करो, पहले अहमद साहब और जुनेद साहब को भी लेकर आओ, हम तीनों को इकट्ठा करके बैठाओ तो फिर पैसे देंगे। ना हम तीनों इकट्ठे हों, ना आप हमसे वो पैसा जो है उसका तकाजा कर सकें। तो लॉ कहता है कि तुम तीनों से भी मांग सकते हो, तुम किसी एक से भी मांग सकते हो, और उस एक बंदे को भी आपके लाइबिलिटी को पूरा करने का, उसके ऊपर वही लाइबिलिटी है, वो जाने और उसके बाकी ज्वाइंट प्रॉमिस जाने, वो अलग मसला है। लेकिन आप तीनों से मांगने का आपका फर्ज नहीं है। अगर किसी एक से भी आप पैसे मांगे तो उसको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने यहां पर वही एग्जाम्पल दी है कि यहां पर उसने कहा कि 3,000 रुपए की बात थी, तो कोई भी एक शख्स जो उसके हाथ आ गया उससे वो कह सकता है कि जनाब मेरा 3,000 रुपया दें, आप तीन लोगों ने मेरे साथ एक ज्वाइंट प्रॉमिस किया हुआ था। अब अगर तीन बंदों में से किसी एक शख्स ने आपका ज्वाइंट प्रॉमिस पे परफॉर्म कर दिया, तो फिर अगला राइट है राइट फॉर क्लेम द कंट्रीब्यूशन। अब चूंकि जाहिर सी बात है मैंने 3,000 रुपया आपके बिहाफ पर दे दिया, तो अब मेरे पास इस बात का राइट है कि अगर हम तीनों ने कहा था कि हम मिल के बराबर 3,000 रुपया इकट्ठा करके देंगे, 1,000 1,000 रुपया, तो मैं तो आपको 3,000 देकर आपकी लाइबिलिटी जीरो कर बैठा हूं। तो अब वो 2,000 रुपया जो एडिशनल मुझे देना पड़ा वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी। तो मेरे पास ये राइट है कि मैं वो पैसे अहमद साहब और जुनेद साहब से 1,000 1,000 रुपया डिमांड कर सकता हूं। आजम बाबर और सकलैन ने ज्वाइंट प्रॉमिस किया था 3,000 रुपए का, सकलैन को पूरी पेमेंट देनी पड़ गई। तो अब वो तीनों की जो पेमेंट थी जो कि सकलैन को देनी पड़ गई, तो वो बाकियों से 1,000 1,000 रुपया लेगा। अच्छा अज्यूम कर लें कि उनमें से एक बंदा डिफॉल्ट कर गया, उन तीनों में से एक बंदा डिफॉल्ट कर गया, तो अब 1,000 रुपया तो मुझे दे दिया, एक दूसरे बंदे ने, जिसने 1,000 रुपया नहीं दे सका अब उसके डिफॉल्ट आ गया। उसका डिफॉल्ट कैसे बेयर होगा? दोनों लोगों में बराबर डिफॉल्ट बेयर होगा, यानी कि अब 1,500 रुपया मुझे डालना पड़ेगा और 1,500 रुपया अहमद साहब को डालना पड़ेगा, अगर हम अज्यूम करते हैं कि जुनेद साहब पेमेंट देने से डिफॉल्ट कर जाते हैं। लॉस की बात उसने आगे दोनों एग्जांपल्स में ही वो बात कर गया। कहता है जनाब अगर कभी लॉस होगा, मैंने दोनों बातें इकट्ठी बता दी, एक तो बात कि जनाब राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, और दूसरा बात शेयरिंग ऑफ लॉस। तो शेयरिंग ऑफ लॉस और दोनों को मैंने इकट्ठा आपसे डिस्कस कर लिया कि 3,000 रुपया था तो 1,000 1,000 रुपया मुझे अहमद साहब और जुनेद साहब से मिलना चाहिए। अगर सपोज करें जुनेद साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ 500 रुपया दूंगा, मैं बाकी 1,000 रुपया पूरा नहीं कर सकता, तो अब 500 का लॉस आ गया, तो अब मैं और अहमद साहब 250 रुपया दोनों बेयर करके उस लॉस को हम पूरा करके चलेंगे। रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिजर। अच्छा ये भी मुमकिन है कि हम तीनों ने आपसे 3,000 का वादा किया था, आपकी मेरी कोई रिश्तेदारी निकल आई, आपने कहा जिशान साहब मैं आपको माफी दे रहा हूं, मैं आपको माफ कर देता हूं। अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो इसका मतलब यह है कि बाकी दोनों ज्वाइंट प्रोमिजर को माफ नहीं किया, तो अब आप उनसे 2,000 रुपया लेने का हक रखते हैं। अब अगर उसमें जुनेद साहब ने फिर कहा कि मैं सिर्फ 500 ही दूंगा, मैं 1,000 नहीं दे सकता, तो भाई आपने मुझे माफ किया लेकिन मेरे दूसरे अहमद साहब ने तो मुझे माफ नहीं किया, तो जब वो 250 250 रुपए की हम दोनों को पेनल्टी पड़ी, तो मैं वो 250 रुपया अहमद साहब को दूंगा, और अगर आपने मेरा वो 250 रुपया भी माफ कर दिया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए की हद तक मुझे आपने माफ नहीं किया, बाकी पेमेंट आपको मूव करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम।
सॉरी जी। सो पहली बात कि वो कंट्रीब्यूशन की बात आ गई। अच्छा, अगली बात हम कह रहे, हम जो बात कर रहे थे कि रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। अच्छा, मैं इस बात को कोशिश करता हूं कि आपके साथ ये न्यूमेरिकल डिस्कस करके चलूं। ए, बी और सी ये तीन लोग हैं और इन तीनों लोगों ने वादा किया है डी को कि मैं आपको कितने पैसे दूंगा, 3,000 रुपया दूंगा। पहली बात उसने ये कही कि अगर मेरे पास डी को ए भी मिल गया, या तो वो तीनों से पैसे मांग सकता है, अगर उसको कोई भी मिल गया इनमें से तो उससे वो 3,000 मांग सकता है। पहली बात। दूसरी बात उसने ये कही कि अगर सपोज करें ए ने पैसे दे दिए 3,000, तो अब बी और सी दोनों से 1,000 रुपया वो उनसे लेगा ताकि वो भी अपना कंट्रीब्यूट करके चले। उसके बाद उसने ये कहा कि अज्यूम करता हूं कि सी डिफॉल्ट कर गया, 1,000 के बजाय उसने कहा मेरे पास सिर्फ 500 रुपया है, तो अब पैसे तो पूरे करने हैं। तो अब जो ये 500 रुपए का लॉस हुआ, इसको बाकी दोनों बंदे बी और ए 250-250 करके इसको सपोर्ट करके चलेंगे। अगली बात वो ये कहता है कि अज्यूम कर लें कि आपने ए से रिश्तेदारी निकाल ली डी ने, और उसने कहा कि तुम्हें ए को मैंने माफ कर दिया। अगर ए को माफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी भी माफ हो गए। बी और सी से वो 1,000-1,000 रुपया लेकर 2,000 रुपया जरूर लेगा। ठीक हो गया। और फिर ये बात कही कि अगर ए माफ कर दिया और सी डिफॉल्ट कर गया, सी ने कहा जी मेरे पास 1,000 नहीं, मेरे पास 500 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 500 का सारा लॉस बी बर्दाश्त करेगा। भाईजान, आपने माफ किया है ए को, बी और सी ने तो माफ नहीं किया। तो इस कंडीशन में बी सिर्फ और सिर्फ 250 ही कंट्रीब्यूट करेगा और बाकी ए के ऊपर 250 रुपया और आ जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने उस 250 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को फर्दर माफ करना है कि आप कहते हैं कि नहीं यार, ए से हमने 250 लेके चलना है। तो ये उसने हमसे 3 बातें करके चला है, 4 बातें, कि कभी भी अगर आपके पास ज्वाइंट प्रॉमिस होगा तो रूल याद रखें। रूल क्या है? रूल ये है कि तमाम लोग ज्वाइंटली लायबल हैं और कोई एक भी काबू आ गया उससे आप पैसे ले सकते हैं, और अगर किसी एक ने पे कर दिया तो बाकियों से पैसे लेने का वो राइट रखता है। और जो लॉस होगा, शेयरिंग ऑफ लॉस, उसको आपने दूसरे के साथ, अपने ज्वाइंट प्रॉमिसर के साथ आपने मूव करके चलना है। और उसके बाद एक बंदे को अगर आपने रिलीज कर दिया तो इससे ये मुराद हरगिज नहीं है कि बाकी भी लोग आपने रिलीज कर दिए हुए हैं। ठीक है। नाउ, devolution of joint right: when a person has made a promise to two or more than two persons, then unless a contrary intention appears, right to claim the performance rest as between him and them. अब कहता है जनाब, अगर एक से, वो ये जो पुरानी बात थी उसी बात को यहां पे दोबारा लेके आ रहा है कि अगर एक से जायद लोगों ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम परफॉर्मेंस मांग सकते हैं उस वक्त तक जब तक सारे लोग जिंदा हैं। अगर उनमें से कोई एक मर जाए तो उसका रिप्रेजेंटेटिव और जो बाकी लोग जिंदा हैं, और अगर सब लोग मर जाएं तो फिर सबके रिप्रेजेंटेटिव से हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो मांग सकते हैं। ये बात हमने पीछे भी पढ़ी थी, ये बात हमारे पास आगे भी बाय द वर्ल्ड डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट के फॉर्म में आ रही है। यहां पे उसने हमें एक केस लॉ दे दिया। बिन्यामीन ने 1 मिलियन बोरो किया था, और वो जो उसने बोरो किया था वो उसने हातम और ताहिर से ज्वाइंटली किया था, और उसने कहा था कि मैं आपको पे कर दूंगा। अब बताएं कि ये परफॉर्मेंस जो है वो कौन मांग सकता है? हातम और ताहिर जब तक जिंदा थे तो फिर दोनों मांग सकते हैं। हातम मर गया तो फिर हातम की औलाद और दूसरे का जो जिंदा शख्स है वो पैसे मांग सकते हैं। और हातम भी मर गया, ताहर भी मर गया, तो अगर हातम और ताहर दोनों मर गए तो फिर उन दोनों की जो औलाद है, उन दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पैसों का तकाजा कर सकते हैं। सेम ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दे दिया ताकि आप इसको जाकर मूव कर सकें। अगेन वही चीज, वो जिसको हम लास्ट टाइम भी सिनेरियो क्वेश्चन कह रहे हैं, तो ये भी वही सिनेरियो क्वेश्चन है, इसको भी मैं होमवर्क पे डाल रहा हूं। मकसद आपको बेटा होमवर्क पे डालने का ये है कि इन क्वेश्चन में कोई लॉ पॉइंट नहीं है। इन क्वेश्चन में आपने वही प्रैक्टिस करके देखनी है कि जो हम थ्योरी पढ़ के लेकर आए हैं, उस थ्योरी के अंदर इस दफा प्रोमिजर और प्रोमजी के बजाय नाम आ जाएंगे फहीम और सलीम। तो आपने वही थ्योरी का रूल बताना है, वही कि कौन परफॉर्मेंस मांग सकता है, किसको परफॉर्मेंस देनी है, फला ज्वाइंट प्रॉम्स है तो फिर क्या होकर चलना है। या तो वो आपसे सीधा थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर नहीं पूछेगा तो वो आपको एक सिनेरियो के क्वेश्चन में उसी बात को पूछ लेगा। ये सारी की सारी वो अब यहां पर वो रिलीज की बात कर रहा है कि हमने एक बंदे को रिलीज कर दिया, अभी बता के आया हूं, अगर उसको रिलीज कर दिया तो अगले को तो रिलीज नहीं किया। लेकिन अब इस तरह नहीं बात करेंगे, अगर फहीम को रिलीज कर दिया तो मजीद रिलीज नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया? सिनेरियो बन गया। ठीक है, तो लॉ पॉइंट वही है। जाके अपने होमवर्क इन क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अगर बात समझ आ जाती है तो इसका मतलब कि हम उस लॉ पॉइंट को पिक कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सिनेरियो
सिनेरियो के क्वेश्चन, केस लॉ मैं सारे खुद करवाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिनेरियो के क्वेश्चन आप लोग घर जाके जरूर अटेम्प्ट करके देखें। और पीछे भी मैंने आपको होमवर्क दिया, मैंने पूछा नहीं किसी से, अगर किसी को किसी भी होमवर्क के क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डू आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि यहां पर हमारे पास चूंकि अब गुप्ता भी खत्म हो गई है, हम गुप्ता को अब यहां पर नहीं देख रहे, जब हम आगे आ गए हैं, तो अब बेटा ये सिनेरियो के क्वेश्चन जरूर आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं, अपना चैप्टर पढ़ना है, उसकी थ्योरी को तैयार करना है, जो केस है वो मैं आपसे जरूर शेयर करके चलता हूं, लेकिन जहां पे सिनेरियो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं कि गो एट होम जाके देखें, और पेपर में सिनेरियो का क्वेश्चन जो है वो हमने गलत नहीं करना। कहीं खुदा ना खास्ता केस लॉ में गलती हो जाए तो चले, उसकी तो एक बात समझ में आती है कि आप उस केस लॉ को नहीं पिक कर सके, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन और सिनेरियो का क्वेश्चन जिस बच्चे का गलत हो जाता है ना, तो वो पेपर उसका कभी पास नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सिनेरियो के क्वेश्चन पे अपनी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस का तरीकाकार यही है, क्वेश्चन बहुत थोड़े से हैं, जो मैं आपको होमवर्क पे क्वेश्चन देता हूं उसको जाके देखें, और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम उसके ऊपर आता है तो प्लीज कम बैक टू मी एंड डू आस्क। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये बात आपको समझ में आ गई और आपके लिए क्वेश्चन हो गया। टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस। जनाब, टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस के हमने जब अपनी परफॉर्मेंस करनी है, ये सब बातें परफॉर्मेंस की जैली बातें हैं, तो उसके लिए टाइम, उसके लिए प्लेस और उसके लिए ऑर्डर कैसे किया जाएगा। कहते जनाब, देयर आर वेरियस रूल्स रिगार्डिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्रिस्क्राइब्ड, उनमें से वन प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड, वेयर जहां पर हमने टाइम, मैनर या कोई प्लेस प्रिस्क्राइब कर दी है, मैंने बता दिया तुम्हें कि तुमने मुझे कल शाम को 6 बजे डी ग्राउंड में 4 किलो मछली देके जानी है, तो भाईजान अब तुमने मुझे 6 बजे डी ग्राउंड में 4 किलो मछली देके जानी, क्योंकि मैंने तुम्हें तीनों बातें बता दी, तुम्हें टाइम, मैनर और तुम्हें प्लेस और परफॉर्मेंस बता दिया मैंने, तो वहां पर तुम कोई गेड़ा नहीं कर सकते, वहां पर तुम अपनी मुताबिक डी ग्राउंड के बजाय तुम अहमदाबाद चले जाओ, तुम 6 बजे के बजाय 9 बजे मछली लेके आ जाओ, तुम 4 किलो के बजाय आधा किलो लेके आ जाओ, तो भाईजान इसका मतलब यह हुआ कि आपने मेरे उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फॉलो नहीं किया। अगर नहीं फॉलो किया फिर तो ब्रीच हो जाएगा, फिर जरूरी तो नहीं कि मैं उसकी एक्सेप्टेंस को लेके चलूं। तो इसलिए जब कभी भी आपको टाइम, प्लेस या मैनर प्रिस्क्राइब्ड या सैंक्शनड होगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको उसी तरीके से परफॉर्म करके चलेंगे। आजम ने प्रॉमिस किया कि वो गुड्स डिलीवर करेगा बाबर को 1 मार्च को 1 बजे से पहले, वो 1 बजे से पहले परफॉर्म करेगा। बाबर ने 100 रुपया देना है, उसने कहा जी ठीक है मैं तुम्हें चेक भेज देता हूं बाय पोस्ट, तो यहां पर जब उसने बाय पोस्ट चेक भेज दिया एज पर एग्रीमेंट, तो इसका मतलब उसका काम हो गया। आजम और बाबर आपस में इंडेटेड है, उन्होंने कहा जी हम अपने अकाउंट सेटल करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो बैलेंस होगा वो उसको पे कर दिया जाएगा, और फिर उन्होंने अपने अकाउंट को सेटल किया और जो बैलेंस था वो उन्होंने दूसरे को पे कर दिया, सब खुशी खुशी रहने लगे। आजम बाबर को 2000 देना था, उसने उससे कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली 2000 के एवज गुड्स, तो बाकी जो पैसे हैं वो उसको कैश दे देगा। मतलब इन तमाम चीजों में देखें तो दो लोगों के माबैन अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड या अगर कोई डिस्कशन के साथ मोड, उसका कोई टाइम, उसका कोई मैनर डिसाइड हो जाए, तो भाईजान वो काबिल कबूल है। वो क्या करेगा काजी, जब मियां बीवी राजी, जब दो पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ एक चीज के ऊपर रजामंदी इख्तियार कर लेती हैं, तो फिर लॉ खामोश है उसके ऊपर। लॉ उसी वक्त आएगा जब आप किसी बात पे एग्री नहीं करेंगे, फिर ही लॉ देखेगा कि क्या बात हुई और क्यों बात होकर चली। लेकिन यहां पे रूल बड़ा क्लियर सा है कि अगर कभी कोई मैनर, अगर कभी कोई टाइम, अगर कभी कोई प्लेस आप दोनों पार्टियों ने आपस में बाहमी रजामंदी से तय कर लिया है, तो दोनों पार्ट्स की जिम्मेदारी है कि अपने अपने मुआहदे की जो टर्म्स हैं उसके ऊपर वो अमल पैरा होकर चले। सो दिस इज द फर्स्ट रूल देयर। और अगर कभी मोड प्रिस्क्राइब्ड ना हो, अगर कभी ये ना बताया हो कि मोड प्रिस्क्राइब ना किया हो, तो फिर क्या करना है, तो फिर इट मस्ट बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑन वर्किंग डे विद इन यूजुअल आवर्स। अब अगर कभी आपको प्रिस्क्राइब मोड नहीं बताया हुआ तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, आपने उसको रीजनेबल टाइम के ऊपर परफॉर्म करना है, वर्किंग डे में परफॉर्म करना है, विद इन द यूजुअल बिजनेस आवर्स परफॉर्म करके चलना है। मिसाल के तौर के ऊपर आपको कहा हुआ है कि अपनी रजिस्ट्रेशंस फाइल कर दें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि सर मैं तो रजिस्ट्रेशन फाइल करवाने के लिए आया था, मैम शाजिया थी ही नहीं। ओ भाई, आपको हमने नहीं बताया कि किस वक्त या किस जगह, तो आपको ये पता है कि जगह उसकी कौन सी है, कॉलेज है। प्रिस्क्राइब टाइम तो नहीं बताया, लेकिन आपको पता है कि यूजुअल वर्किंग आवर्स कौन से हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ठीक हो गया। और आपको मैनर भी पता है कि हमने किस तरीके के साथ अपने कागज अटेस्टेड करवा के लेके आने हैं। तो अगर कभी कोई चीज की, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ओपन ना रख के चले। बिजली का बिल है, अब आपने वो बिजली का बिल जमा कराना है, तो क्या बिजली का बिल मस्जिद में जमा हो जाएगा? क्या बिजली का बिल जो है वो डाकखाने में जाके, डाकखाने में तो शायद जमा हो जाता होगा, बिजली का बिल जो है वो किसी मोटर मैकेनिक की दुकान पे जाके जमा हो जाएगा? नहीं जमा होएगा।
आपने बिजली के बिल को पे करने के लिए बैंकिंग आवर्स में जाना है, मुतलका बैंक में जाना है और उसको वो रकम अदा करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपको मोड प्रिस्क्राइब ना हो वहां पर आपने रीजनेबल मैनर के साथ रीजनेबल टाइम के अंदर उसको परफॉर्म करके चलना है। जहां पर प्लेस परफॉर्म करने की ना बताई हुई हो तो वहां पर आपने रीजनेबल प्लेस जो उसके रिलेटेड प्लेस है वहां पे जाना है। जहां पर प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस अवेलेबल नहीं होती वहां पर कहता है, और हमें दोनों बातों का नहीं पता। अब रीजनेबल जहां पर आप अपनी असेसमेंट से, जिस तरह मैंने बिजली के बिल की बात कही, जिस तरह मैंने फॉर्म सबमिट करवाने की बात कही, यहां पर तो आप रीजनेबल प्लेस और रीजनेबल टाइम और रीजनेबल मैनर डिसाइड कर सकते हैं अपनी अकल का इस्तेमाल करके। मैंने आपको फोन पे ऑर्डर दिया और मैंने आपको फोन पे कहा कि जनाब मुझे ये 2 पिज्जा जो है पहुंचा दें, और फोन बंद कर दिया। अब सवाल पैदा ये हुआ कि पिज्जे 2 कहां पहुंचाएंगे? तुम कहो जी रीजनेबल जगह पे पहुंचा दें, तो क्या रीजनेबल मोड क्या मैं जाके घंटा घर जाके 2 पिज्जे लेके बैठ जाओ? जो कहता है बाज जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप खुद से प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस का तायुन नहीं कर सकते। इस कंडीशन में फिर क्या जरूरी है कि जिस शख्स ने ऑफर की है, जिस शख्स ने परफॉर्मेंस डिमांड की है, उसको आप राब्ता करें या वो आपसे राब्ता करके बताए कि मुझे ये चीज इस जगह पर इस टाइम के ऊपर पहुंचाई जाए। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू मूव ऑन। अगर तो हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड काम दिया हुआ है तो फिर प्रिस्क्राइब्ड के मुताबिक परफॉर्म करना है। अगर प्रिस्क्राइब नहीं दिया हुआ तो फिर रीजनेबल टाइम में रीजनेबल प्लेस पे जाकर परफॉर्म करना है। और अगर तुम रीजनेबल टाइम या प्लेस का तायुन खुद से नहीं कर सकते तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी है, फिर आपको बात करके पूछना है कि सर ये चीज आपको कहां चाहिए और किस दिन प्रोवाइड करूं। और यहां पर कहता है द प्रोमिजर मस्ट आस्क द प्रोमिजी वेयर ही वुड लाइक द टू बी कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म। तो जिस शख्स ने परफॉर्मेंस करनी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगले शख्स से पूछ ले कि जनाब मैंने ये परफॉर्मेंस किस जगह पर और कहां पर आपको ये चीज प्रोवाइड करके चलनी है। सो बड़ी ही आसान सी बात है, मुश्किल बात नहीं है। इसको 3 हिस्सों में लेके चल रहा हूं। एक, जहां पर मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी मोड पे करना है। जहां पर आपको टाइम प्लेस मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उसी तरीके से करना है। जहां पर प्रिस्क्राइब नहीं है लेकिन तुम उसको रीजनेबली तौर के ऊपर असेस कर सकते हो। अब तुम्हें यह तो नहीं कहा कि तुम सिर्फ मोहम्मदाबाद के बैंक में जाके तो बिल डिपॉजिट कराओ। तुम बिल किसी भी बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो जो बिल लेता है। तो वहां पर जहां पर इस तरह की पोजीशन है कि आप अपने बिल को कहीं पर भी डिपॉजिट कर सकते हो तो उस बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप रीजनेबल टाइम और मैनर खुद से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन बाद जगहों पर हम अपना रीजनेबल टाइम और मैनर नहीं डिसाइड कर सकते, तो वहां पर किसकी जिम्मेदारी है? प्रोमिजर की जिम्मेदारी है कि वो प्रोमजी से इस बात को कुरेदे और इस बात की डिटेल ले कि प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस क्या है। ठीक है जी। आजम ने प्रॉमिस किया कि वो बाबर को, वही तुम्हारा एग्जांपल्स आ गई। आजम ने प्रॉमिस किया कि वो 1000 केजी देगा बाबर को 1 मई में। बाबर ने कहा ओके ठीक है। बाबर एग्रीज टू स्पेसिफाई द प्लेस। उसने कहा जी ठीक है मैं तुम्हें प्लेस बता दूंगा। और अब आपको चूंकि उसने भी प्लेस नहीं बताई तो आपको बाबर को फोन करना पड़ेगा कि सर वक्त आ गया है, अब मुझे बताएं कि मैंने ये डिलीवरी कहां करके चलनी है, क्योंकि आप खुद से रीजनेबल प्लेस का तायुन नहीं कर सकते। आजम एग्री के वो राइस दे देगा 1 जून को। उन्होंने कोई अपना प्लेस डिस्कस नहीं की, प्लेस कोई डिसाइड नहीं की हुई। वही बात कर रहा है जो मैंने भी आपको बताया। तो उसने कहा कि उसने उस प्लेस को परफॉर्म करना है और उस प्लेस को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि उसे फोन करके उससे राब्ता करे, उससे पूछे कि वो कौन सी प्लेस है जहां पर मैं आपको ये राइस जो है वो डिलीवर कर दूं। सो जनाब, जहां पर प्रिस्क्राइब मोड ना हो उसके लिए हमारा तरीकाकार क्या है? ठीक होगी बात सर। सो अब मैं यहां पर इस बात को दोबारा कोशिश करता हूं कि एक चार्ट की फॉर्म के अंदर अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूं तो मैं कैसे चार्ट लेकर चलूंगा। मैं कहता हूं जनाब प्लेस, टाइम और मैनर, और मैंने इसकी 2 सेग्रीगेशन कर दी, जहां पर प्रिस्क्राइब्ड हो और जहां पर नॉट प्रिस्क्राइब्ड हो। जहां पर प्रिस्क्राइब्ड हो तो वहां पर एज पर इंस्ट्रक्शंस, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई उन्हीं के मुताबिक आपने काम करना है। और जहां पर नॉट प्रिस्क्राइब्ड हो उसके 2 एरिया कर देते हैं। जहां पर तुम रीजनेबल एस्टिमेट कर सको तो वहां पर तुम अपनी रीजनेबल एस्टिमेट के मुताबिक प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, उसके मुताबिक तुम अपना रीजनेबल एस्टिमेट करोगे जहां पर तुम्हारे लिए पॉसिबल हो। और जहां पर तुम रीजनेबल एस्टिमेट नहीं कर सकते, नॉट 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 पॉसिबल कि तुम खुद से कोई रीजनेबल एस्टिमेट कर सको, तो फिर क्या करना है? प्रोमिजर ने प्रोमजी को कॉन्टेक्ट करना है और उससे पूछना है कि सर बताएं मैं ये परफॉर्मेंस कहां पे परफॉर्म करके चलूं।
क्लियर होगी बात सर? सो यहां पर ये रूल है आपके लिए कि आपकी टाइम, प्लेस और मैनर में प्रिस्क्राइब को एज पर इंस्ट्रक्शंस करते हैं, नॉट प्रिस्क्राइब में आपके पास ऑप्शन है। अगर तो आप रीजनेबल एस्टिमेट कर सकें तो गुड इनफ, आप टाइम, प्लेस, मैनर को खुद से एस्टिमेट कर लें, और जहां पर आप नहीं एस्टिमेट कर सकते तो प्रोमिसर ने प्रोमिसी से कॉन्टैक्ट करना है कि सर बताएं कि मैं अपना प्रॉमिस कहां पर आके परफॉर्म कर लूं। अफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जनाब, बाज दफा हम लोगों को एक वक्त बताते हैं कि जनाब इस वक्त, मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक लेटर दिया और मैंने कहा कि जनाब ये मेरा लेटर है, ये 3 दिनों में पहुंच जाना चाहिए। और अगर मैंने आपको लेटर दिया और मैंने आपको नॉर्मल डाक में दे दिया और वक्त का तयन नहीं किया और वो लेटर आपने 1 साल ही नहीं पहुंचाया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके वक्त की कोई कैद ही नहीं थी। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी अहम है, अगर एक चीज टाइम या रीजनेबल टाइम में ना परफॉर्म की जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। हम कैसे इस बात का तयन करेंगे कि हमारे परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम की अहमियत है और कहां पर हम अगर और हम कब कहेंगे कि टाइम की अहमियत नहीं है? दिस टाइम इज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों पार्टीज को विद इन द स्पेसिफाइड, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अपने काम को परफॉर्म करना होता है। इन केसेस में हम कहेंगे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए टाइम असेंस है, मतलब वक्त हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बड़ी अहम शर्त है, वक्त हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बड़ी अहमियत की हामिल है। हम कब कहेंगे? वेयर द पार्टीज हैव एग्रीड स्पेसिफिकली। मैंने तुम्हें कहा ये लेटर ले लो, इस लेटर को तुमने सुबह 9 बजे से पहले पहले डीपीओ फैसलाबाद पहुंचाना है, वहां पर मेरी बिड ओपन होनी है 10 बजे, तुमने 9 बजे से पहले पहले लेटर वहां पे हर सूरत पहुंचाना है। अब अगर वो 11 बजे लेटर लेके जाएगा तो मेरी तो बिड फारग हो जाएगी, क्योंकि बिड तो 10 बजे ओपन होनी थी। तो यहां पर मैं खुद से स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मुझे ये चीज विद इन इतने आवर्स 9 बजे से पहले पहले हर सूरत वहां पहुंचानी है। तो यहां पर आपके लिए वक्त एक बड़ी अहम शर्त है, और वहां पर थोड़ा सा भी डिले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह ब्रीच होगा तो तुम उससे अपने डैमेजेस भी क्लेम करने का हक रखोगे। आगे पढ़ेंगे इस बात को। या हमारी नेचर एंड इंटेंशन ऑफ पार्टीज इस तरह की है कि उनको पता है कि टाइम की बड़ी अहमियत है। मिसाल के तौर पे हम कोरोना के दिन हो, कोरोना के दिन ना हो, कोई भी हालात हो, हमारी छुट्टी नहीं होती, इसलिए हमें पता है आई कैप के पेपर नहीं कैंसिल होने, आई कैप ने ऑनलाइन करा देने हैं, आई कैप ने सोते में करा लेने हैं, आई कैप ने फिजिकल करा लेने हैं। हमें पता है जो मर्जी हो जाए, आई कैप का पेपर नहीं आगे पीछे होकर चलना। तो फिर हमें, हमारी नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह का है कि हम सर्दी है या गर्मी है, कोरोना है कि नॉन कोरोना है, कॉलेज खुले हैं या बंद है, क्लासें होनी है आपकी। और ये बात जहन में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर होंगे? लिख ले अपनी किताबों में, पेपर होंगे ही होंगे। कोरोना है तो फिर भी होंगे, कोरोना नहीं है तो फिर भी होंगे, फिजिकल नहीं तो ऑनलाइन होंगे, पेपर जरूर होंगे। हमारी नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है, नेचर ऑफ बिजनेस। ऑन कॉन्ट्रेरी ओ लेवल ए लेवल के पेपर ही नहीं हुए और उसकी बेस के ऊपर सबको प्रमोट कर दिया गया। ठीक होगी बात? तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है। तो नेचर और इंटेंशन ऑफ पार्टीज भी बात बताती हैं कि आपके लिए वक्त की अहमियत क्या है। इवन वेयर इज टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस फॉर सर्टेन प्रोडक्ट, टाइम में नॉट बी ऑफ द एसेंस एंड द अबव फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड। बात जगहों पर हम वक्त बताते भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका ख्याल नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, शादी कार्ड के ऊपर लिखा होता है बारात की रवानगी 7:30, और 7:30 चले जाएं तो अभी दूल्हा साहब जो है उन्होंने भी शेव भी नहीं कराई होती। ठीक हो गया? तो अब वहां पर कहता है जरूरी नहीं है कि जहां पर टाइम बता दें वहां पर, इसका मतलब यह है कि आपको पार्टीज के इंटेंशन और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है। हर कार्ड में पता नहीं बाय डिफॉल्ट होता है 7:30 और 8 बजे खाना। हमने 7:30 और 8 बजे जाकर भी देखा है, अभी वहां पर दूल्हा वाले या दुल्हन वाले उनके बंदे भी नहीं करके पहुंचे होते। अब पता चल गया 10 बजे बत्तियां बंद होती हैं हॉल की, तो हमने ये असेसमेंट कर लिया, चाहे कोई 7:30 लिखे, चाहे वो 8 बजे लिखे, चाहे 6 बजे लिखे, हम 9, 9:15, 9:30 जाते हैं, क्योंकि 9, 9:15, 9:30 खाना खोलना मजबूरी है। 10 बजे के बाद गवर्नमेंट ने आके बत्तियां बंद कर देनी है। तो सब ने एक बात तय कर ली हुई है। फिर हम झूठ कार्ड के ऊपर टाइम क्यों लिखते हैं? तो जी वैसे ही सही टाइम लिख दो वो कि 9:30 बजे आ जाओ, लेकिन बस वो एक शौक है लोगों को। तो सिर्फ टाइम लिखने से भी जरूरी नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेचर और इंटेंशन ऑफ पार्टीज। नेचर ऑफ इंटेंशन ऑफ पार्टी बताती है, नेचर एंड इंटेंशन ऑफ पार्टी बताती है कि किस वक्त निकलना है और किस वक्त आपने पहुंच के चलना है। मेरी क्लास अगर सुबह 8:30 बजे है तो इसका मतलब क्या है? वो 8:30 बजे है। 8:30 का मतलब मेरे लिए 8:30 है।
मगर हो सकता है किसी बंदे के लिए 8:30 की उतनी इंपॉर्टेंस ना हो। आप आराम से 8:45 उठें कि आज सर की तो क्लास है कोई नहीं, किसी और की क्लास है, हम 8:45 भी आ जाएंगे तो अभी क्लास शुरू नहीं हुई होगी। तो भाईजान इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि उस वक्त मुकर्रा को अगर आप अपनी जिंदगी में, मैं इसके ऊपर ये कंक्लूड करता हूं कि जो शख्स अपनी जिंदगी में टाइम को असेंस बना लेता है, जो शख्स अपनी जिंदगी में टाइम को असेंस के मुताबिक लेके चलता है, वो जरूर कामयाब होकर चलता है। तो बेटा अपनी जिंदगी में टाइम को जरूर असेंस बना के चलो। अच्छा जी, अगर टाइम आपने, अगर आपके आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो था, इन केस परफॉर्मेंस इज नॉट मेड विद इन द टाइम फिक्स और टाइम असेंस था, तो फिर क्या होगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। मतलब मैं आपको कहता हूं कि सरकार मुझे पिज्जा चाहिए और मुझे आपने पिज्जा 3 बजे से पहले पहले पहुंचाना, नहीं तो मत पहुंचाइएगा। अब वो बंदा 3 बजे तक पिज्जा लेके नहीं आया, अब वो 3:10 पे आया है। मैं चाहूं तो उसको कैंसिल कर सकता हूं, मैं उसे रिफ्यूज कर सकता हूं और मैं चाहूं तो उस पिज्जे को रख भी सकता हूं। तो मेरी मर्जी के ऊपर है, मैं चाहूं तो मैं पिज्जा रख लूं और अगर मैंने पिज्जा रख लिया मैं पैसे दे दूंगा, और अगर मैं कहूं कि मैंने पिज्जा नहीं रखना तो मैं उस पर सू भी कर सकता हूं कि तुमने अपना इन टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं परफॉर्म किया। इन केस अगर मैं डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहा हूं तो फिर मैं किसी किस्म की कंपनसेशन मांगने का हक नहीं रखता। बड़ी अहम बात है। अगर मैं लेट कंपनसेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं तो फिर मैं किसी किस्म की भी कंपनसेशन मांगने का हक नहीं रखता। हां, अगर कंपनसेशन मांगनी है तो भाई ये बात उससे पहले क्लियर कर लो, ये बात उससे पहले क्लियर कर लो कि मैं पिज्जा रख तो लेता हूं लेकिन अब मैं तुम्हें पैसे आधे दूंगा, कबूल है? अगर वो कहता है कि चल यार तुम मुझे आधे पैसे दे दो, ठीक है। ये नहीं कि आपने उसे पिज्जा रख लिया, उसे कुछ नहीं कहा 10 मिनट लेट होने के ऊपर, और जब खाकू लिया तो अब उसको पैसे आधे दे रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप कंपनसेशन मांगने का सब्सिक्वेंटली हक नहीं रखते अगर आपने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली है। हां, अगर एक्सेप्ट करते वक्त आप कहते हैं कि मैं रख तो लूंगा लेकिन मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, या रख तो लूंगा मैं पैसे इसके 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए काटूंगा, तो फिर इट इज बिंग अप टू यू। ठीक होगी बात सर? सो जनाब, ये जब हमारा टाइम असेंस है उसके रूल्स आ गए। वही सिंगर वाली बात आपको मैंने एग्जांपल में बताया था ना, सिंगर में, कि सिंगर नहीं आया, जब आपके बाद छठे दिन 7वें दिन आया तो उसे को भाग दो यहां से, या जब 7वें दिन आया तो पूरी मारी उसे गालो। अब आप उसको पैसे दोगे जितना उसने काम किया, लेकिन अब आप उसको कहोगे मैंने 2,000 रुपया काटना है कि तुम्हारे वजह से मुझे नुकसान हुआ है। तो भाईजान ये बात आपने कब करनी थी? 7वें दिन उसको परफॉर्म करने से पहले बतानी थी। बाद में तुम ये लुचफराई नहीं कर सकते। तो वो बात जो हमने पीछे कही थी, उसी बात को मैंने कहा था बड़ी जगहों पर आपके सामने ये बात लेके आएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर टाइम असेंस नहीं होता, वहां पर क्या होता है? यानी कि जहां पर हम कहते हैं कि ठीक है हमने लेटर पोस्ट कर दिया, आज मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 2 साल बाद मिले, लेकिन वहां पर वक्त की कोई कैद नहीं है, वक्त को इतना मुकैयद नहीं है। तो कहता है इन कंडीशंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा अगर परफॉर्मेंस डिले होती है। और डिलेड परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाली बात दोनों में सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था, जो मैंने अभी सर्कल किया, ये पॉइंट दोनों में, जहां पे टाइम सेंस होगा, जहां पे टाइम सेंस नहीं भी होगा, दोनों में तुम कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। तुमने उसी वक्त कमीशन क्लेम करनी है अगर तुम उसको क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम उसको एक्सेप्ट करने से पहले इंटीमेट करोगे, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ठीक होगी बात सर? तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बात सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहां पे टाइम सेंस था वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया था, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा जहां पर आपका टाइम असेंस नहीं होता। जनाब, जितनी बातें बताई, ये आपके पास होमवर्क का केस बन रहा है। जितनी बातें आपको बताई, अब अभी आपको बताया कि जब कॉन्ट्रैक्ट असेंस होता है तो फिर क्या करना है, और जब टाइम असेंस नहीं होता तो फिर क्या करना है। तो ये क्या है क्वेश्चन? ये आपका आ गया सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कहानी वही है। असेंस ऑफ द टाइम इज द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जब टाइम असेंस नहीं था। लेकिन इस दफा उसने कहानी टाइम से नहीं पूछी। उसने कहा एक कंपनी है गोल्डन फ्लेम फूड्स, उसने 2500 कैन देने थे रियाज को, उन्होंने एग्रीमेंट में कहा था कि हम 31 तारीख को देंगे, लेकिन ऑन द ड्यू डेट वो रिफ्यूज हो गया कि वो कैन नहीं दे सकता। अब बताएं कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर टाइम असेंस है तो अब उसकी क्या पोजीशन बनती है? और फिर कहता अगर आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर ए है उसी में अगर वो कैन हमें 31 अगस्त के बजाय 12 सितंबर को देने के ऊपर आता है और हम उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बताएं कि डिले सप्लाई की वजह से जो लॉस था, क्या मैं उसको क्लेम कर सकता हूं? तो भाईजान, जब आपको उसने टाइम असेंस था 31 अगस्त, माल नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ?
आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी आपका नुकसान हुआ उसके लिए सू भी करेंगे और उससे पैसे भी मांगेंगे। लेकिन दूसरे केस में यानी कि बी केस में उसने आपको 12 सितंबर को डिलीवरी देने की बात कही और आपने वो डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली। अगर तो आपने एक्सेप्ट कर ली और कुछ नहीं बोले तो अब तुम अपनी लेट डिलीवरी का कोई क्लेम नहीं डाल सकते। लेकिन अगर तुम उसे कहते डिलीवरी एक्सेप्ट करने से पहले कि मेरी तुम्हारी डिलीवरी लेट आ रही है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए का जुर्माना करूंगा, तुम्हारे पैसे काटूंगा, तो अब आपकी इस बात को अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, अगर वो ना करे तो आप फिर कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर दें और उसको सू कर दें अपने डैमेजेस के लिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम डिलीवरी लेट एक्सेप्ट कर लो और एक्सेप्ट करने के बाद तुम एक नई स्टोरी सुना दो जब उसको पैसे देने का वक्त आए कि तुम उन्हें पैसे, क्योंकि तूने मुझे डिलीवरी लेट की है अब मैं तेरे पैसे काटूंगा। सब्सिक्वेंटली आप ये बात नहीं कर सकते। तो कहने की बात क्या हुई, सारी कहानी वही है, सारा रूल वही है, कोई नई बात नहीं करके चलनी। लेकिन क्या है, ये सिनेरियो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ए और बी और सी इस तरह उनकी बात को करके चलना है। जनाब, इससे पहले कि मैं रेसिप्रोकल पे जाऊं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जनाब, जनाब अस्सलाम अली है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर ये डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स एक बार दोबारा बता दें। बेटा, डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट वही चीज है जो हमने पीछे पढ़ा था। डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट का मतलब हुआ कि ज्वाइंट राइट्स जो हैं फॉर डिमांडिंग द परफॉर्मेंस वो कब तक रहेंगे। तो उसने कहा कि जब तक मल्टीपल आपके प्रोमिसेस हैं तो आप उन मल्टीपल प्रोमिसेस से अपनी परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। अगर मल्टीपल प्रोमिसेस में से एक बंदा मर जाए तो फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव और बाकी जिंदा लोगों से परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। और अगर सारे ही प्रोमिस मर जाएं तो फिर सबके रिप्रेजेंटेटिव से आप अपनी परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। दिस इज द डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स। ओके सर। किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था, मेरा ख्याल है अब खत्म हो गया। हर अगर आपका जवाब मिल गया तो हाथ डाउन कर दीजिएगा। एनीबॉडी? जी, अरसलान अनवर का क्वेश्चन है। जी अरसलान। सर सर जो आपने बताया था कि जो मतलब प्रोमिजी होता है वो सर जो प्रोमिजर मतलब जॉइंट प्रोमिजर होते हैं सर वो ऐसे भी कर सकता है कि जो सर मतलब कि वो उसे डिस्चार्ज ना करे लाइबिलिटी से, लेकिन वो ये कहे कि मैं तुमसे नहीं पूछूंगा इन दो से पूछूंगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज देयर इज नो वे। बिकॉज तुम कौन होते? तुम या तो अपनी लाइबिलिटी माफ करो ना, तुमने क्या पूछना? बाकी जो बंदे हैं, मतलब मुझे कह दो कि शान साहब हम आपको फोन नहीं करेंगे, सिर्फ अहमद साहब जुनेद साहब को करेंगे, तो तुम तो मुझे कुछ नहीं कहोगे, अहमद साहब जुनेद साहब मुझे छोड़ेंगे? वो मुझे कहेंगे पाया तुम भी हमारे साथ ज्वाइंट प्रोमिसर थे, तुम किधर भाग रहे हो, तुम भी आओ सामने आके बैठो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें हम पूछेंगे नहीं, बाकियों को पूछेंगे। सिर्फ आपका राइट इतना ही है कि आप या एक को माफ कर दें या सबको माफ कर दें या किसी दो को माफ कर दूंगा, इसी को नहीं पूछूंगा, ऐसी कोई स्टोरी नहीं होती। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। अच्छा, आप नोट करें कि अब जो हमारी बात आ रही है, हरल साहब का दोबारा क्वेश्चन है, ये उनको अनम्यूट कीजिएगा। अब हम जब हम देख रहे हैं तो परफॉर्मेंस का हमारा जो मेन क्राइटेरिया था वो ये था कि या तो परफॉर्मेंस एक्चुअल थी या हमारी अटेम्प्टेड थी, उसको टेंडर कहते हैं। टेंडर के रूल्स थे, हमने कहा टेंडर कब वैलिड होगा। फिर हम आगे चले गए तो हमने थोड़ी सी बात को आगे लेकर चले तो हमने कहा अच्छा कौन परफॉर्मेंस मांग सकता है और किस किस को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। फिर हमने कहा अगर ज्वाइंट प्रोपोजल है तो फिर ज्वाइंट प्रोपोजल के पॉइंट ऑफ से उसूल और ज़वाबित क्या है। और फिर हमने अभी देखा कि हमने ज्वाइंट प्रोपोजल से आगे जब बात कही तो हमने कहा कि टाइम, मैनर और प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह लेके चलेंगे। फिर हमने कहा कि अगर टाइम सेंस है तो फिर क्या है और अगर टाइम सेंस नहीं है तो फिर क्या है। ये सब बातें छोटे छोटे आर्टिकल है, छोटी छोटी बातें हैं, ये रूल्स है बेसिकली तौर पे किसके? परफॉर्मेंस से रिलेटेड। ठीक है जनाब हरल साहब। सर सर आपसे ये कल वाले लेक्चर के बारे में पूछना है कि जो अफेक्ट और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ वैलिड टेंडर ऑफ मनी, सर इसके बारे में बता दें। क्या आप सवाल पूछो बेटा, क्या बताऊं इसके बारे में, मतलब क्या इसका पूछ? कंसेप्ट थोड़ा सा बता दें। यो इसमें यानी कि गुड्स और सर्विस और टेंडर ऑफ मनी में फर्क क्या है। बेटा, गुड्स और सर्विसेज के अंदर हम जो है वो किसी को कोई चीज सप्लाई करते हैं या सर्विसेज देते हैं, जबकि टेंडर ऑफ मनी में हमने किसी से लोन लिया हुआ है उसको पैसे वापस कर रहे हैं, ये फर्क है। और हमने इसमें सर फर्क में ये बात कही थी कि जब हम किसी को पैसे की वापसी का तक बात करते हैं, टेंडर करते हैं और वो पैसे हमसे नहीं लेता,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे लिए वापसी करना जो है वो माफ हो गई, वापसी हमें अभी भी देने पड़ेंगे पैसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब हमें वो लेट पेमेंट के ऊपर सरचार्ज नहीं चार्ज कर सकता, मार्कअप नहीं चार्ज कर सकता। लेकिन जब हमने बात की थी टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हमने कहा था अगर हमने उसको टेंडर किया, वैलिड टेंडर किया और उसने रिफ्यूज कर दिया, तो फिर हमने कहा था कि अब हमें दोबारा अपनी सर्विसेज उसको ऑफर करने की या दोबारा गुड्स देने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में ये बेसिक फर्क था। पैसे में आपकी जान नहीं छूटती, आपको पे करना पड़ता है। गुड्स और सर्विसेज में अब आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं कि जनाब मैंने आपके लिए ये परफॉर्म करने के लिए आ गया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप जाने, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, और आपका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। चले जी निमरा। निमरा निमरा सर अबूबा, सर मेरा क्वेश्चन है नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोमिसी से। सर प्रोमिसी अब क्लेम नहीं ना करेगा प्रोमिसर को, क्योंकि प्रोमिसर की अभी यहाँ पे बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उससे जो है प्रॉपर प्लेस का वो पूछे। तो प्रोमिसी क्लेम नहीं करेगा इफ अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, क्योंकि उसे प्रॉपर टाइम का और वो सारा नहीं पता था। यहाँ पे रीजनेबल मोड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा सर? देखो बेटा, जहां पर हमने बात अभी कही कि अगर आपको प्रिस्क्राइब मोड दिया हुआ है तो फिर तो आपने जी वैसे ही सर। काम करना है। जहां पर प्रिस्क्राइब मोड नहीं दिया हुआ तो वहां पर प्रोमजी को ये देखना है कि क्या वो रीजनेबल टाइम, प्लेस और मैनर को गेज कर सकता है, तो फिर उसने उसके मुताबिक करके चलना है। और जहां पर प्रोमजी को यूं लगता है कि वो रीजनेबल टाइम या प्लेस या मैनर नहीं डिसाइड कर सकता, तो फिर प्रोमजी को परफॉर्मेंस के लिए प्रोमिजर से पूछना है कि भाईजान मुझे वो जगह, टाइम और मैनर बता दो। अच्छा, अगर प्रोमिजर यहां पर चालाकी करे और उसको जानबूझ के ना बताए, बार बार पूछने पे ना बताए, तो फिर प्रोमिजी की जान छूट जाएगी। लेकिन अगर वो उसको बता देता है उसको परफॉर्मेंस से पहले, तो फिर ऑटोमेटिकली ये फिर उस प्रोमिजर को वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा। मकसद कहने की बात ये है कि ये बात तय करना कि प्रोमिजर ने फोन करना है पहले कि प्रोमिजी ने करना है, कानून ने कह दिया कि प्रोमिजर तू पहले फोन करके पूछ ले, जो कि तूने परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन अगर प्रोमिजर पूछ रहा है और प्रोमिजर फिर भी नहीं जवाब देता, तो बेटा फिर तो प्रोमिजर की कोई गलती नहीं है ना, फिर हम प्रोमिजर को तो कुछ नहीं कह सकते। प्रोमिजर ने पूछा, प्रोमिजर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि जनाब मेरे लिए आज आप एक भुन्ने की देग बना लें, शाम को मैं आपको बता दूंगा कहाँ पहुंचानी है। मुझे बंदे का फोन आया शाम को, सर जी कहाँ पहुंचानी, मैं कहा बताता हूँ। फिर रात को फोन आया, सर कहाँ पहुंचानी है, मैंने कहा बताता हूँ, और मैं उसको बता ही नहीं रहा। तो इसमें गलती किसकी है, प्रोमिजर की सर कि मेरी? प्रोमिसर की। सर प्रोमिसर की होगी। हाँ हाँ, प्रोमिजी की, और मेरी सर गलती है ना। प्रोमिसी। जी हाँ जी मेरी सर, गलती है ना। प्रोमिसी प्रोमिसी। तो अब मैंने उसको बताया जी ही नहीं, वो बार बार मुझे पूछता रहा, उसको आखिरकार वो कुन्ना खराब हो गया। तो पैसे मुझे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, सर जाहिर सी क्लेम बात कर, जी सर वो कर है। सकता फुल है। क्लेम पे सर एक मांगेगा, और, क्यों नहीं मांगेगा। जी हाँ सर जी ये निमरा। समझ आ गई मुझे। इससे नेक्स्ट निमरा। क्वेश्चन है, ये समझ हो गई। सर जब हम लोगों ने अनकंडीशनल बोला, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तब तो हम लोग अपनी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सर ये कंडीशन तब की है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में तो अपनी स्पेसिफाइड कंडीशंस बता दी, उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट तय पाया गया। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो वो नई नई कंडीशन हम लोगों को वो बता रहे हैं, तो ये वो है अनकंडीशनल सर, कौन सी? इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ अनकंडीशनल। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमने एग्रीमेंट बनाया था तो हमने अपनी सारी कंडीशंस तय कर ली थी कि तुम मुझे सामान भिजवाओगे, मैं तुम्हारा सामान देखूंगा, देखकर उसको वे करके तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब जब वो वहां पर पहुंचा और उसने कहा कि जनाब मुझे सामान वे कर दो, उसने कहा जी मैं तो नहीं वे कर देना। तो भाईजान यहाँ पे तो तुमने न्यू कंडीशन डाल दी है ना। जो कंडीशंस हमने एग्रीमेंट में डाली हुई है वो तो प्रिस्क्राइब्ड हो गई। उनको जी तो हम अब कंडीशन नहीं कहते, अब उन्हें कहते हैं हम टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो क्या है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। तुम टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई नई कंडीशन नहीं खड़ी कर सकते। आप याद करें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो लोग अपनी ऑनलाइन की चीजें सप्लाई करते हैं, हमसे हमसे एग्रीमेंट करते वक्त वो ये तयन कर लेते हैं कि जनाब आपको टीसीएस आएगा, पहले पैसे देंगे फिर टीसीएस खोलेंगे। तो अब हम वहां पर तकाजा नहीं कर सकते कि मैंने टीसीएस खोलना है। लेकिन अब बहुत सारी कंपनी ने ये शुरू कर दिया है कि आपके पास जब टीसीएस आए तो चीज को खोलें, चीज को चेक कर ले, अगर आप सेटिस्फाइड है तो हमें टीसीएस की पेमेंट कर दें, नहीं तो हमारी चीज रिटर्न कर दें। मैंने भी कुछ दिन पहले शर्ट्स मंगवाई,
तो मैंने उनको साफ बताया कि भाई मैं शर्ट्स जो हैं आपसे इसी शर्त पे लूंगा कि जब वो टीसीएस से शर्ट्स आएंगी तो मैं उसको ओपन करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा साइज ठीक है कि नहीं, अगर मेरा साइज ठीक ना हुआ तो मैं वो चीजें रिटर्न कर दूंगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सो जब मेरे पास वो गुड्स आई, टी शर्ट्स शर्ट्स आई, मैंने उसका टीसीएस ओपन किया, उन्होंने टीसीएस को इजाजत दी हुई थी, बकायदा टीसीएस वाले ने कहा कि सर हमें इजाजत है, आप इसको खोल के चेक कर सकते हैं। तो मैंने उन टी शर्ट्स को देखा, मेरा साइज ओके था, मैंने उनको पेमेंट कर दी। तो यहां पर अगर सपोज करें मैं उनसे पहले एग्री किया होता कि नहीं जनाब जैसे ही टीसीएस आएगा मैं पहले पैसे दूंगा, जिस तरह दराज है, जिस तरह बाकी तमाम चीजें हैं, उसमें आप टीसीएस को या लेपर्ड को खोल नहीं सकते, आपको पेमेंट करने के बाद वो आपको वो पैकेज देते हैं। तो यहां पर फिर अगर आप एंड टाइम पर फटा डाल दें कि नहीं जनाब मैंने तो टीसीएस खोलना है फिर पैसे देने हैं, तो ये एडिशनल चीज है, ये न्यू कंडीशन है जिसकी इजाजत नहीं है। क्लियर होगी बात जी? जी सर क्लियर होगी। सर बस एक लास्ट, सर हाँ सिंगर पूछो का मैडम। जैसे आपने एग्जांपल दी कि अगर सिंगर वो 5 दिन आया, 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 दिन आया, छठे दिन वो नहीं आया, 7वें दिन आया, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ, तो 5 दिन तो उसे मैं पे करूंगी, और छठे दिन मतलब मैंने उसे स्पेसिफिक, मैं अब उससे कॉन्ट्रैक्ट जो है अपना कंटिन्यू नहीं करवा रही, तो इस सूरत में उसमें डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ छठे दिन के जो मेरे नुकसान हुआ है मुझे पे देखो करे। जहां तक आप बात कर रहे हो डैमेजेस की और बाकी चीजों की, तो जी सर। आपने जब छठे दिन उसने आपको एब्सेंट किया था और उसके नुकसान आपका हुआ था, तो जी आप अगर तो 7वें दिन उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ना करते तो फिर आप बिल्कुल उसके ऊपर केस कर सकते हैं। जी अगर सर। आपने 7वें दिन उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, अगर आपने 7वें दिन उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, तो अब और विदाउट किसी क्लेम के एक्सेप्ट कर ली, विदाउट किसी क्लेम के एक्सेप्ट कर ली, तो अब आप सब्सिक्वेंटली नया क्लेम उस पर लॉन्च नहीं कर सकते। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी तो सर हो गया, थैंक यू। आपने 7वें दिन की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से पहले क्लेम की बात क्लियर करनी है। अदरवाइज अगर आपने 7वें दिन की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो हम इसे कहते हैं एक्विसेंस, एक्विसेंस इन कंटिन्यूएंस, वर्ड है एक्विसेंस इन कंटिन्यूएंस, कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया हुआ है और तुम्हें फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की रजामंदी दे दी है। ठीक हो गया? तो फिर अगर आपने एक्विसेंस इन कंटिन्यूएंस दे दी तो बेटा फिर आप उस केस के ऊपर अगले बंदे के साथ इस तरह का जो सलूक है वो नहीं कर सकते। ठीक है सर एक और कर सकते हैं क्वेश्चन? बेटा, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपके सर साथ 123 लोग बातें सर सुन रहे हैं। जी सर लीगल है सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो उसकी डेथ हो गई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है, वो पूरा कर सकते हैं। तो सर अगर वो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था वो डेट गुजर चुकी कि आज 25 तारीख को उसने गुड्स वहां पे देनी थी, लेकिन उसकी गुड्स जो है वो नहीं पहुंचा पाए क्योंकि उसकी डेथ हो गई, लेकिन अब लीगल हायर्स जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, तो इस सूरत में सर क्या होगा? क्या वो 25 की तारीख के बाद भी दोबारा जो है वो दे सकेंगे उसे गुड्स? और कॉन्ट्रैक्ट इन केस कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जी वाइडेबल बन जाएगा अगर तो टाइम इज द असेंस, और अगर टाइम असेंस नहीं था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। जी सर थैंक यू। ठीक है, अगर टाइम असेंस था तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा, और अगर टाइम असेंस नहीं था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल नहीं होगा। अच्छा जनाब, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब यह है कि जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी मेरे लिए काम करेगा। भाई अगर मैं आपको एक किताब दूंगा तो ये आपकी ही कंसिडरेशन है, तो फिर मेरी कंसिडरेशन क्या होगी? मुझे आप उसके रुपये रुपये देंगे। तो हमारे यहां जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर हमेशा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कॉन्ट्रैक्ट की नौयत डिफरेंट तरीकों की होती है। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, क्या मतलब? दोनों ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना है, लेकिन दोनों ने अपना अपना पार्ट अपने अपने टाइम पे परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पे आपने मुझे फीस दी, ये आपका पार्ट ऑफ प्रॉमिस था, और मैं उसके अगेंस्ट पढ़ा रहा हूं जो कि अभी तक चल रहा है और आगे भी चल रहा है, ये मेरा पार्ट ऑफ प्रॉमिस था। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल तो हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है। आपने ये नहीं कहा कि इतने निशान साहब लेक्चर रखो इससे पैसे आने लगे, तो फिर वो म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट ना रहता। तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट में दोनों अपना अपना पार्ट प्रॉमिस करते हैं लेकिन दोनों इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ उनका ये ताल्लुक नहीं होता कि जैसे ही तू परफॉर्म करेगा वैसे ही मैं परफॉर्म करके चलूंगा। म्यूचुअल और डिपेंडेंट वो होते हैं जहां पर जब एक शख्स परफॉर्म करता है साथ ही दूसरा शख्स भी परफॉर्म कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। जहां पर
किसी भी म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट के अंदर एक शख्स ने परफॉर्म कर लिया और दूसरे शख्स की परफॉर्मेंस दूसरे शख्स की परफॉर्मेंस दूसरी फर्स्ट पार्टी की परफॉर्मेंस से इंडिपेंडेंट है। यहां पर मैं उस वक्त परफॉर्म करूंगा जब तुम परफॉर्म कर चुके होगे, मैं उस वक्त परफॉर्म करूंगा जब तुम परफॉर्म कर चुके होगे। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। तीसरी किस्म होती है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। जब हम किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो कहता है जनाब इत्थे बयान दो, इत्थे पैसे रखो। कभी हम अगर फिक्स एसेट लैंड किसी से परचेज करने जाएं तो वो क्या कहता है, जब हम कहते हैं जब आप रजिस्ट्री के लिए बयान की बात करें तो रजिस्ट्री तैयार करवा लेते हैं। रजिस्ट्री तैयार करवाने के बाद वो कहता है जी हम अब चलेंगे रजिस्ट्रार के पास, कहते हैं इत्थे रखो पैसे तो मैं बयान दे देना। इट इज म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। तो भाई तीन किस्म की आपके पास चीजें आ रही हैं, एक आ रही है म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट, एक आ रही है म्यूचुअल और डिपेंडेंट, एक आ रही है म्यूचुअल और कंकरेंट। सो तीन चीजें हैं। तीनों चीजों को अगर आप फिर से देखें, म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट क्या है कि यार तुमने मुझे पैसे मुझ पर ट्रस्ट करके दे दिए हैं, मैं अब अपना काम करता रहूंगा। हमने तो नहीं कभी ये कहा कि जब तक पूरी फीस नहीं आएगी उस वक्त तक आपको क्लास में भी नहीं बैठाएंगे। आप हमें 15-20 लेक्चर, बल्कि बहुत सारे लोग तो आधा साल आधा सेमेस्टर फ्री पढ़ जाते हैं, वो हमें चेक करते रहते हैं कि शाम साहब को लॉ आता है कि नहीं आता, फिर जाके फीस देते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा भी है, बाज़ कॉलेज खासतौर पर लाहौर में, वो कहते हैं कि हम आपको लेक्चर में नहीं बैठने देंगे, इफ यू पे द फी ओनली देन यू कैन गो एंड टेक द फर्स्ट क्लास। तो वो क्या है, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। और तीसरा क्या है, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। इधर तुम पैसे दो, इधर मैं चीज, समोसा लेने जा रहे हैं, इतने रख 100 रुपया, इतने रख 2 समोसे, तो ये क्या है, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। लेकिन बेस्ट एग्जांपल म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट की रजिस्ट्री ऑफ लैंड, गाड़ी की परचेज सेल, इधर पैसे दे इधर गाड़ी लेके चले जाए। ये नहीं है इधर पैसे दें, ये नहीं गाड़ी आप हफ्ता चलाते रहे फिर देखेंगे पैसे देने के नहीं देने, तो इधर आप पैसे रखें इधर गाड़ी ले जाएं। तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। तो ये तीन किस्में हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के लिए कुछ रूल्स भी हमें आइडेंटिफाइड है। ये रूल्स क्या हैं और कितने का है मैं देख लूं जरा, हम याद कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि बात हमारी थोड़ी सी आज लंबी हो जाएगी और मैं ये बात पूरी नहीं कर सकूंगा। मैं यहीं पर ही बात को आज क्लोज करता हूँ। रूल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हम कल पे लेके चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो हमने आज अपनी जो डिस्कशन की है उस डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज हम परफॉर्मेंस को लेके चल रहे हैं और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब बातों के लिए है। कल हमारे पास ये है, एक तो हम रूल्स पढ़ेंगे और फिर हमारे पास असाइनमेंट और अप्रोप्रिएशंस की बात है। बड़ा आसान आर्टिकल है, मुफ्त के नंबर है इसके अप्रोप्रिएशंस। और ये इंशाल्लाह जी कल ये हम चैप्टर एंड कर देंगे, ठीक है जी। हमारे पास कल सफिशिएंट टाइम है तो कल हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कल इसके अंदर अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की डिस्कशन करेंगे और कल हमारा कुछ रूल्स जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के वो करेंगे। और फिर ऑब्जेक्टिव्स आपके जुम्मे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को करना शुरू करें और सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको नजर में आता है जो आप समझते हैं कि वो हमारी नॉलेज या हमारे सेंस के मुताबिक नहीं है, यू आर फ्री टू आस्क मी। मैं बिल्कुल आपके साथ कल वो जरूर डिस्कस करने को तैयार हूं। ऐसे बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं आपके साथ कि आपके पास 3 किस्म के क्वेश्चन, मैं फिर से हर लेक्चर में बता रहा हूं और इसके ऊपर बच्चा बार बार परेशान होता है। 3 किस्म के आपके पास क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने होते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन जो है वो थ्योरी का आता है। वो थ्योरी के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो थ्योरी के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉर द फलां आर्टिकल। कोई आपसे बात कर लेता है लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर, व्हेन द अंडर व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स यू डोंट नीड द कंसीडरेशन। ये चीज थ्योरी के सवाल है। तो ये थ्योरी के क्वेश्चन जो हैं वो मेरी किताबों में आपके पास 50% वेटेज जो है वो थ्योरी के क्वेश्चंस का होता है। जो डायरेक्ट सवाल आता है आपके पास, मैं मर्केंटाइल लॉ की बात कर रहा हूं। उसके बाद सिनेरियो जो है वो एक्चुअल क्वेश्चन थ्योरी का होता है। उस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो है वो किसका है, थ्योरी का है, लेकिन वो आपको ये नहीं कह रहा। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर टाइम इज द एसेंस और आप उस काम को परफॉर्म नहीं करते तो तुम्हारे पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो आपको थ्योरी के क्वेश्चन में 2 रेमेडीज अवेलेबल है। एक, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा, दिल करे तो वैलिड कर लो, दिल करे तो वाइड कर लो। दूसरा, तुम उससे क्लेम नहीं कर सकते, सू नहीं कर सकते अगर तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसकी परफॉर्मेंस। हां, अगर तुमने एक्सेप्ट करने से पहले उसको बताया था कि मैं तुम्हें ये जुर्माना या ये हर्जाना जो है तुम्हें देना पड़ेगा, तो फिर ही वो हर्जाना ले सकते हैं। अदरवाइज आप उससे बाद में हर्जाने का भी तकाजा नहीं कर सकते। ये थ्योरी का सवाल था।
अब मैं थ्योरी के सवाल को सिनेरियो कर देता हूं। ज़िशान आबम ने कॉन्ट्रैक्ट किया क्यूम के साथ, क्यूम ने वो चीज मुझे 26 तारीख को देनी थी, टाइम एसेंस था, क्यूम ने मुझे वो चीज 26 तारीख को नहीं दी। अब ये बताएं कि ज़िशान के क्यूम के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं। तो भाईजान टाइम इज द एसेंस, वही दो सेम राइट्स है, सिर्फ इस दफा आपने प्रोमिसर प्रोमिसी नहीं लिखना, आपने कहना है ज़िशान के पास राइट है कि वो चाहे तो वो क्यूम के साथ किया हुआ मुआहदा वैलिड कर दे या वॉइड कर दे। ज़िशान अगर क्यूम की परफॉर्मेंस सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उससे किसी किस्म के लॉस का तकाजा नहीं कर सकता, और अगर उसको लॉस का तकाजा करना है तो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से पहले क्यूम को बताना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई केस लॉ नहीं है, ये थ्योरी का ही सवाल है, सिर्फ ज़िशान और कयूम के नाम बीच में आ गए हैं। इसको मैंने क्या कह दिया, ये क्या है, सिनेरियो है। और फिर तीसरा सवाल जो है वो क्या है, वो है केस लॉ, जहां पर आप जज बन जाते हैं। जज, जिस तरह मैंने वो गौरी दत्त का केस कराया, जितने हमने शुरू में केसेस किए वो सारे जजमेंट के केस थे। गौरी दत्त का केस कहा है कि वो जी शेख साहब का बच्चा गुम गया, वो बच्चा ढूंढ के लेकर आए, आप बताएं देना है कि नहीं देना, उसको पैसे मिलने हैं कि नहीं मिलने। अब आप जज बन के बैठे हुए वहां पर। ये है तीसरा क्वेश्चन केस लॉ का। केस लॉ मेरी किताबों में 15% क्वेश्चन जो है वो केस लॉ से रिलेटेड होते हैं। ये 15 से 20 भी हो सकता है, 10 से 15 भी हो सकता है, और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो किसका होता है, सिनेरियो का होता है। तो बेटा आपको पहचानना क्या है जिस पे बच्चा परेशान, बच्चा थ्योरी के सवाल तो सारे जिस बच्चे ने याद किया होता है, जिस बच्चे ने लेक्चर अटेंड किए होते हैं, वो थ्योरी के सवाल उठा लेता है बड़े आराम से। नलायक जिसने पढ़ना नहीं है, जो सोया रहा, जिसने क्लास भी नहीं अटेंड की, उसको बात थ्योरी भी नहीं आती। बट जो नॉर्मली अच्छे बच्चे 70-80% बच्चे वो थ्योरी के सवालों को बड़े आराम से अटेंड कर लेते हैं। अब वो क्लासें पढ़ने के बाद क्यों फेल होते हैं, उनकी जान जाती है केस लॉ से। वो समझते हैं कि केस लॉ का सवाल बड़ा मुश्किल होता है, वो समझते हैं केस लॉ के सवाल में नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि मुश्किल भी होता है, लेकिन वो केस लॉ के प्लेके में सिनेरियो का जो क्वेश्चन है, जो तकरीबन आपका 30% से 35% तक होता है, 30 से 35% ऑफ टोटल पेपर का होता है, वो सिनेरियो के सवाल को भी केस लॉ ही समझ बैठते हैं। और जब वो सिनेरियो के सवाल को केस समझ बैठते हैं तो उस चक्कर में उसको हाथ नहीं लगाते, वो घबराते हैं और अपने पेपर में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हालांकि उस क्वेश्चन में तो कोई फैसला होता ही नहीं है, उस क्वेश्चन में जो थ्योरी का ही जवाब देना है, सिर्फ वहां पर आपने ए बी नहीं कहना, ज़िशान कह देना है, वहां पर आपने कोई और काम नहीं करना, वहां पर आपने साथ ये बता देना है। सो उस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन क्या है। जब वो कहता है ना इसके राइट्स क्या हैं, जब वो कहता है ना इसकी लायबिलिटीज क्या हैं, जब वो कहता है ना इसकी पोजीशन इन द लॉ क्या है, तो समझ जाएं कि इस तरह की बातें कब करता है, जब सिनेरियो के क्वेश्चंस हो। जब केस लॉ होता है तो उस केस लॉ के अंदर वो कुछ और पूछता है कि क्या ये क्वेश्चन, क्या ये जो लॉ या कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्सेबल है कि नहीं, या वहां पर वो इस तरह की बातें करके चलता है। अरसलान अनवर का क्वेश्चन है जी अरसलान। ये इस बात में बहुत कंफ्यूजन होती है सर, जो हमने आंसर करना है मतलब एग्जाम में, तो सर वो थ्योरी की किसकी बात कर रहे हो? डेफिनेशन के अलावा सर हमने कौन कौन सी चीजें जो मतलब सेम टू सेम वर्डिंग में लिखनी होती है? बेटा सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस जो हैं वो आपको सेम टू सेम वर्डिंग में लिखने होते हैं। बाकी जहां पर भी आप यूं समझो कि एक्सप्लेनेशन मटेरियल आपकी अपनी मर्जी से आता है, वो आप जैसे मर्जी लिख लें एक्सप्लेनेशन मटेरियल, सेक्शन आपको सेम टू सेम लिखने होते हैं। और कई जगहों के ऊपर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं, उन वर्ड्स को आपको वैसे, मैं इसका हमेशा तरीका बच्चे को ये बताता हूं कि अब जिस तरह हमने एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो उसकी हेडिंग्स आपको याद हो, अंदर अगर आपने एक दफा भी याद किया हुआ है तो आप उसको इफ देन ऑन आगे पीछे करके आप लिख सकते हो। लेकिन ऑफर की डेफिनेशन में अगर आपने इज एन और को चेंज किया तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको डेफिनेशंस और जो हेडिंग्स हैं इनको तो अच्छी तरीके से तैयार करना है, उनके अंदर लिखी हुई चीज को 2-3 दफा इस तरह याद करो, पेपर में पहुंचते पहुंचते आप उसको 19-20 कम से कम करते करते लिखने काबिल हो जाओगे। लेकिन डेफिनेशन, फ्रॉड की डेफिनेशन, फ्रॉड के एक लफ्ज मैं आपको जब सुनाता हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, a contract is said to be induced with the annual phase if the relation substitute between the parts, one part is in the position dominant will of the other and use that position to obtain the unfair advantage over the other. Loves by love same है, loves by love same है। So make sure कि आप जब भी ये काम कर रहे हैं, साकिब मैं क्लास में कॉल करता हूं, जब आप ये काम कर रहे हैं तो make sure that you have to be very much clear about this कि आप definitions और sections को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इन डिटेल बिल्कुल प्रॉपरली तौर पे मेंशन कर रहे हो। अगर आपने इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया, अब ऑफर के डेफिनेशन को चेंज कर देंगे, इज को आप चेंज कर देंगे, एंड को आप और कर देंगे, तो बेटा उसकी हैयत चेंज हो जाएगी। लेकिन ये एक्सप्लेन करना कि 2% in an offer there must be the 2%, one person who makes the offer is called promiser and the person to whom the offer is made is called promisee, ये लफ्ज ब लफ्ज जरूरी नहीं है ना, मैंने आपको लफ्ज ब लफ्ज सिखाया।
तो इसलिए ये जहन में रख के चलें, जहां पे सेक्शंस आते हैं वहां पर आपने सेम टू सेम लेके चलना है। ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट विद देम बाय फ्री कंसल्टेंट पार्टीज कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल काउंसिल लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑन ट्रेड बाय एक्सपेक्टेड डिवाइड सेक्शन है सेक्शन 10। ये ऐसे ही लफ्ज याद करना है बेटा, मैंने अगर याद किया है तो आपने भी याद करना है। लेकिन अब मैं अगर एक्सप्लेनेशन में चला गया हूं तो एक्सप्लेनेशन जिस तरह मर्जी कर ले आप, उसको उसमें जो मर्जी अपनी अंग्रेजी के वर्ड अपने इस्तेमाल कर ले। इज इट क्लियर सर? एनी हाउ जी, हम अभी फर्दर प्रैक्टिस के ऊपर भी देखेंगे। बार बार मैं ये बात आपसे रिपीट करता जाऊंगा। पेपर्स में भी हम कोशिश करते हैं कि थ्योरी का, सिनेरियो का और केस लॉ का क्वेश्चन आपको आता जाए, ताकि आप उसको अटेम्प्ट करने का तरीकाकार मूव करते रहे। यहां पर मैं जी आज की बात खत्म करता हूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपके साथ कल फर्दर लेके चलेंगे बात को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।